हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे क्लास 6 की पॉलिटी का लेसन नंबर 1 हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं लेसन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे विविधता एवं भेदभाव के बारे में। चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पिछले पार्ट में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है या गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? यानी कि इसमें बताया जा रही है कई लोग जो होते हैं रंग रूप में, कद काठी में एक दूसरे से अलग होते हैं, तो उन्हें कई बार लोगों का सामना करना होता है। लोग उन्हें चिढ़ाते हैं, उनका मजाक बनाते हैं या फिर उन्हें बहुत सारी एक्टिविटी में, बहुत सारे ग्रुपों में शामिल नहीं किया जाता। और कई बार उनके जो मित्र होते हैं समूह के, वो भी उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, जिससे कि जो व्यक्ति को चिढ़ाया जाता है, जिसके साथ भेदभाव होता है, उससे बहुत ज़्यादा दुख होता है, वो परेशान होता है और बहुत कमज़ोर महसूस करने लग जाता है कि वो सोचता है कि आखिर मेरे साथ ये जो भेदभाव है वो आखिर क्यों हो रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस पार्ट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हैं। यानी कि ये जो भेदभाव होता है ये हमारे समाज में और हमारे आसपास मौजूद जो असमानताएं होती है वो किस प्रकार से जुड़ी हुई होती है। आगे बढ़ते हैं। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव यानी कि त्योहार मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। यानी कि यहाँ पे क्या है, जो विविधता होती है या फिर हम जिस भी क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ होती है वहाँ का भूगोल, वहाँ का भौगोलिक स्तर और वहाँ का जो इतिहास है। उसी के अनुसार ही हर क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं वो उसके अनुसार रहते हैं। जैसे अगर हम लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था लेसन नंबर 1 में विविधता के बारे में, विविधता की समझ, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि केरल और लद्दाख, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लद्दाख में शीत ज़्यादा होती है तो वहाँ के जो लोग हैं ऊनी वस्त्र पहनते, और केरल में जो लोग हैं वहाँ पे ठंड इतनी नहीं होती तो वहाँ के जो लोग हैं वो ऊनी वाले वस्त्र नहीं खरीदते, नहीं पहनते। तो दोनों में क्या है, विविधता है। व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा फेमस था केरल, या समुद्र के रास्ते से अनेक लोग थे वो व्यापार करने के लिए केरल में आते थे और इसलिए वहाँ अलग अलग जगहों के लोग केरल में सबसे पहले आके बसे। इसलिए जो केरल की संस्कृति है, भौगोलिक स्थिति है, वहाँ का रहन सहन है वो काफ़ी अलग है। और वहीं लद्दाख की बात करें तो लद्दाख को मिनी तिब्बत कहा जाता है, क्योंकि लद्दाख के रास्ते से ही बौद्ध धर्म जो है वो तिब्बत पहुंचा था और इस्लाम धर्म का जो प्रचार हुआ था वो भी लद्दाख में ही हुआ था। तो ये सारी क्या है, अलग अलग जगह के भौगोलिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया जा रहा है। उसी के अनुसार ही जो लोगों की भाषाएं होती है, लोग क्या खाना पसंद करते हैं, लोग किस प्रकार के खेल खेलते हैं या फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वो उनके वहाँ के भौगोलिक और ऐतिहासिक स्तर पे डिपेंड होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो भी ये अंदाजा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। यानी कि हमने देखा था कि भारत में अनेक विविधता है, जैसे धर्म के आधार पर विविधता है और भाषा के आधार पर विविधता है, लोग अलग प्रकार का खान पान खाना लोगों को पसंद है उसके आधार पर विविधता है, लोगों को अलग प्रकार का रहना पसंद है उसके आधार पर विविधता है। तो ये सारी क्या है, भारत में अनेक प्रकार की विविधता होने के बावजूद भी भारत में एकता है। एकता के साथ साथ भारत में भेदभाव भी होता है। संसार में 8 मुख्य धर्म है। संसार में कितने धर्म है? संसार में जो भारत में मुख्य 8 धर्म है। 8 धर्म कौन कौन से हैं? जैसे हिंदू धर्म, नंबर 2 पे जैन धर्म, नंबर 3 पे यहूदी धर्म और नंबर 4 पे पारसी धर्म, नंबर 5 पे बौद्ध धर्म, नंबर 6 पे ईसाई धर्म, नंबर 7 पे इस्लाम धर्म और नंबर 8 पे सिख धर्म। तो भारत में ये 8 धर्मों के व्यक्ति रहते हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं।
तो भारत में इन 8 धर्म के जो अनुयायी होते हैं, उनके धर्म को मानने वाले वो रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है और भारत में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। आपने देखा होगा गुजरात में गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है और केरल में अलग लैंग्वेज होती है। उसी तरीके से आप अगर पूर्वी क्षेत्र में आ जाओगे, वहाँ की लैंग्वेज अलग होती है और उत्तर भारत के उत्तर दिशा की तरफ आ जाओगे, वहाँ की लैंग्वेज अलग होती है। दक्षिण वाले पार्ट की लैंग्वेज अलग होती है और वेस्ट वाले पार्ट की जो लैंग्वेज है वो अलग है। यानी कि भारत में 8 तो धर्म है और उस हिसाब से जो भाषा है वो भी अनेक प्रकार की है। जो लोगों की मातृभाषा है, और ये सारी जो भाषाएं होती है कैसी होती है, लोगों की मातृभाषाएं होती है, वहाँ पे इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं और भारत में 100 से भी ज़्यादा तरह के जो नृत्य होते हैं, जो डांस होते हैं वो किए जाते हैं। जैसे हरियाणा का डांस अलग होता है और राजस्थान में लोग अलग प्रकार का जो नृत्य है, डांस है वो करना पसंद करते हैं। अगर आप पूर्वी पार्ट साइड आ जाओगे, यहाँ पे लोगों का जो नृत्य है, जो डांस है वो अलग रहता है। तो भारत में जब भाषाएं भी अलग होती है, लोगों के धर्म भी इतने सारे अलग देखने को मिलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ का जो डांस है, वहाँ का जो नृत्य है, वहाँ का जो कल्चर और संस्कृति है वो भी अलग होती है। ये विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं अस्वस्थ महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न या बहुत अलग होते हैं, तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। यानी कि कई बार आपने देखा होगा जो हमारी तरह नहीं दिखता, हम क्या सोचते हैं कि ये बहुत ही अजीब टाइप के व्यक्ति है या बहुत ही अपरिचित टाइप के व्यक्ति है, तो हम उन लोगों के साथ जो घुलना मिलना है, उठना बैठना है, कम पसंद करते हैं। तो ये क्या है, हमारी भेदभाव की निशानी होती है। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। यानी कि जो लोग होते हैं, जैसे कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अगर जो व्यक्ति होती है, अगर शहरी क्षेत्र में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, तो उनके बीच में क्या होती है कि अलग अलग राय होती है। तो सभी मतलब जब जो उनकी तरह से नहीं दिखते, तो उनकी जो राय होती है, जो सोच होती है, वो अलग प्रकार से होती है। पूर्वाग्रह के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि पूर्वाग्रह क्या है। पूर्वाग्रह के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले से जब कोई धारणा हम लोगों के बारे में बना लेते हैं तो उसे हम पूर्वाग्रह कहते हैं। पहले से धारणा बनाना। जैसे इसमें ग्रामीण लोगों के बारे में बताया गया है कि आधे से ज्यादा भारतीय जो है वो गाँवों में रहते हैं और गाँव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होते हैं उसका प्रयोग करना गाँव के जो व्यक्ति होते हैं वो पसंद नहीं करते। इस प्रकार की पूर्व धारणा बनी होती है। फसल की बुवाई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटों तक काम करते हैं, इस प्रकार की एक धारणा बनी हुई है। और अगली जो धारणा होती है वो ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण यानी कि शहरों की ओर जाने के लिए बाध्य होते हैं। तो इस प्रकार की एक पूर्व धारणा बनी हुई है ग्रामीण लोगों को लेके। अगर हम हमारी शहरी लोगों की बात करें कि शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं, तो इस प्रकार की एक पूर्व धारणा बनी हुई, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। और शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, इस प्रकार की एक धारणा बनी हुई है। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं करते हैं। और शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। तो ये इस प्रकार के जो ग्रामीण क्षेत्र हो गए, शहरी क्षेत्र हो गए, वहाँ के लोगों के बारे में अलग अलग धारणाएं बनी हुई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ आज के टाइम पे डेवलप हो रही है, तो वहाँ के लोग भी पढ़े लिखे होते हैं और शहरी लोग जो होते हैं वो भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है सिमिलर ही होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। यानी कि जैसे इसमें एग्जाम्पल बताई गई कि ग्रामीण लोगों को लोग सोचते कि ये अज्ञानी है या फिर
अशिक्षित है, इन्हें पढ़ना लिखना ही नहीं आता, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम पे गांव में जो रहने वाले लोग हैं वो भी बड़े बड़े पदों पे जा रहे हैं और वो भी बहुत ज़्यादा शिक्षित हो रहे हैं। और वहीं शहरों की बात करें तो शहरों में लोगों की एक धारणा बनेगी, वहाँ के लोग आलसी होते हैं, सिर्फ पैसे ही उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, व्यक्ति उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये क्या है, अलग अलग धारणा होती है जो हम पहले से ही धारणा बना लेते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वे पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। तो आप नोट कर लेना, इसे इम्पोर्टेंट है काफ़ी। पूर्वाग्रह क्या होता है, जब हम किसी की व्यक्ति के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने माइंड में, अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वे क्या कहलाता है, तो वे पूर्वाग्रह कहलाते हैं या पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। जैसे अभी एग्जाम्पल इसमें बताया गया था कि ग्रामीण जो लोग होते हैं वो अशिक्षित होते हैं और शहरी जो लोग होते हैं वो आलसी होते हैं, उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। तो ये क्या है, अलग अलग धारणा बनी हुई है और ज़्यादातर ये राय नकारात्मक होती है। और ज़्यादातर इस प्रकार की जो सोच होती है, जो राय होती है, कैसी होती है, नेगेटिव टाइप की होती है। जैसा कि कथनों में दिया गया है, लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। ये भी याद रख रहे हैं कि जैसे लोगों को आलसी या कंजूस कहना भी एक प्रकार का पूर्वाग्रह, क्योंकि ये हमने क्या करा, अपने माइंड में पहले से ही बैठा ले कि जो शहर के लोग होते हैं वो आलसी होते हैं, कंजूस होते हैं, अपने परिवार में ज़्यादातर टाइम स्पेंड नहीं करते। ये हमारी पहले से एक धारणा बनी हुई होती है और इस प्रकार की जो भी धारणा होती है वो नेगेटिव रूप लेती है। आगे बढ़ते हम लोग, जब हम ये सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। यानी कि इसमें वही बताए कि जो काम करने का तरीका होता है सभी का अलग अलग होता है। हमें लगता है कि उसे वो काम नहीं आता जबकि वो उसी काम को किसी नए तरीके से करेगा। तो क्या होता है, यहाँ पे भी एक भेदभाव की जो झलक होती है ना वो हमें देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए अगर हम सोचे कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। यानी कि जैसे इसमें एग्जाम्पल बताया गया बहुत अच्छा कि भेदभाव, अगर हमारे सामने कोई एक व्यक्ति आ गया जो अंग्रेजी भाषा बोलता है, उसने 2-4 लाइनें अंग्रेजी की क्या बोल दी, हम लोग क्या मानने लग जाते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति तभी तो इसे अंग्रेजी आती है। वहीं अगर एक दूसरा व्यक्ति है जिसका परिवेश मतलब मातृभाषा है, जिस परिवेश में वो रहता है वहाँ पे हिंदी बोली जाती है, अगर वो आपके आगे हिंदी भाषा या हिंदी में अपनी बात कहे या वाक्य बोले तो हम क्या सोचते हैं कि ये पढ़ा लिखा नहीं है। और वहाँ के ये सारी जो परिवर्तन होते हैं, ये सारी जो बदलाव होते हैं भाषाओं को लेके, व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है, उसकी जो सीखने की जो चीजें होती है वो उसी परिवेश के ऊपर डिपेंड होती है। तो ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी जो बोलने वाला व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा और हिंदी या फिर अन्य भाषाएं बोलने वाले जो व्यक्ति होगा वो अशिक्षित होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही अपने आप में सभी में क्या होती है, अपनी अलग व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो यहाँ से हमें एक चीज देखने को मिलती है कि साइकोलॉजी का पार्ट होता है कि यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, यानी कि सभी व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। सभी जो होते हैं ना ही एक तरीके से सोचते हैं ना ही एक तरीके से कार्य करते, सभी का कार्य करने का तरीका अलग होता है, सभी को अलग चीजें पसंद होती है। क्योंकि आपने देखा किसी का इंटरेस्ट खेल में, किसी का इंटरेस्ट डांस में, तो सभी ये जो चीज़ें होती है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होती है, जैसा उन्हें परिवेश मिला होता है, जैसा वातावरण दिया गया होता है, जिस प्रकार से उन व्यक्तियों को सिखाया जाता है, तो उनकी जो सीखने समझने की जो शक्ति होती है ना वो उन्हीं परिवेश के अकॉर्डिंग होती है। आगे बढ़ते हैं अब हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि। तो हम कई बार ये भी अनुमान लगा लेते हैं कि जिस क्षेत्र से वो आते उनका रंग रूप उस प्रकार से होता है, वो उस प्रकार की भाषा बोलते, उस प्रकार का कपड़ा पहनते। तो ये सारी जो चीज़ें होती है कहीं ना कहीं व्यक्ति के परिवेश के ऊपर डिपेंड होती है। वहाँ का जैसे ही भौगोलिक स्तर होता है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है, उसी के अकॉर्डिंग की जो व्यक्ति होते हैं उनमें विभिन्नता होती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेके समझे कि एक पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीवन अलग होगा और एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जो जीवन है वो अलग होगा। ये दोनों किसके ऊपर डिपेंड है, उनके ऐतिहासिक और भौगोलिक स्तर के ऊपर डिपेंड होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि लोग भेदभाव करते हैं, अगर जो उनके जैसा सिमिलर नहीं है तो लोग उनसे दोस्ती नहीं करते, और दोस्ती नहीं करते इसके आधार पर उन व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा दुख और बहुत आघात होता है। तो इस प्रकार का जो भेदभाव है वो कहीं ना कहीं हमारे समाज से ही डेवलप होना स्टार्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। लड़के और लड़की में भेदभाव। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। हम जानते हैं एक लड़का या लड़की होने का क्या अर्थ होता है। आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, ये तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है। आइए देखें कि क्या सच्चाई यही है। जैसे इसमें कुछ चीज़ें बताई गई है कि जो लड़के होते हैं वो शारीरिक रूप से बहुत ही ज़्यादा हष्ट पुष्ट होते हैं, बहुत बलिष्ठ होते हैं। शारीरिक रूप से जो लड़के होते हैं वो अच्छा कार्य करते हैं, वहीं जो लड़कियां हैं वो शारीरिक रूप से अच्छा कार्य नहीं करती। तो ये क्या है, एक धारणा बनी हुई है जो कैसी होती है, जो नेगेटिव सोच का एक कारण होती है। और दूसरा कि जो लड़कियां होती है वो नृत्य अच्छा करती है, डांस अच्छा करती है, चित्रकारी अच्छी करती है। तो ये भी क्या है, एक धारणा बनी हुई। ये दोनों कैसे डिपेंड करती है, क्या बता रही है, भेदभाव को बता रही है। तो जबकि ऐसा कुछ नहीं है, जो लड़के हैं आजकल वो भी बहुत टैलेंटेड है, उनमें भी बहुत मतलब जो डांस है वो अच्छा कर पाते हैं, उनमें भी चित्रकारी जो है वो अच्छी कर पाते हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के और लड़कियों में इस प्रकार का जो भेदभाव है कि आजकल आप किसी भी क्षेत्र में देखोगे आजकल जो महिलाएं हैं वो भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर महिलाओं को भी वो सारी अपॉर्चुनिटी दी जाए जो एक पुरुषों को दी जाती है तो महिलाएं भी हर क्षेत्र में बेहतर कर सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अब जैसे ये आपको व्यक्ति दिखा होगा, ये कैसे दिव्यांग टाइप के हैं और इनके साथ जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, इस बच्चे का मजाक उड़ाए जा रहे हैं इन दो व्यक्तियों के आगे। तो हमारे समाज में कई बार ऐसा भी होता है कि जो दिव्यांग होती है, जो अपाहिज व्यक्ति होते हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनकी विकलांगता का मजाक उड़ाया जाता है। मगर ऐसा भी होता है कि वो शारीरिक रूप से तो विकलांग है मगर उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा तेज होता है। तो यहाँ पे भी हमें विविधता देखने को मिलती है कि अगर वो व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर है, जरूर नहीं है कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से भी कमजोर हो, वो व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ही अच्छा हो सकता है। मगर हमारे समाज में क्या हुई है, एक नकारात्मक सोच बनी हुई कि अगर वो जो व्यक्ति है शारीरिक रूप से कमजोर है तो ये दिमाग से भी कमजोर होगा, इसे कुछ नहीं आता। तो इस प्रकार की जो नेगेटिव थिंकिंग है ना, हमें रिमूव करने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी के साथ भी कोई भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते, ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे है खास जरूरतों वाले बच्चे। देखिए यहाँ से हम जो डिस्कस करते हैं ना, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में जो सामान्य बच्चे होते हैं और जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उन्हें एक साथ हमें रख के पढ़ाना होता है। तो ये समावेशी शिक्षा का पाठ है कि विकलांग बच्चों को शब्द बदलकर अब क्या रख दिया गया, एक खास जरूरत वाले बच्चे। उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रहों को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है, साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा कीजिए। आपकी राय में क्या खास जरूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ाना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए? अपने जवाब के पक्ष में आज समावेशी शिक्षा की बात करेंगे। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम लोग सामान्य बच्चों को भी एक साथ पढ़ाई करवाते हैं और जो विशिष्ट छात्र होते हैं उन्हें भी एक साथ सामान्य बच्चों के अकॉर्डिंग ही शिक्षा दी जाती है एक ही क्लास में। बस ये कि जो विशेष बच्चे होते हैं उनकी जो कुछ आवश्यकता होती है उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। बाकी अगर हम बात करें दोनों ही जो बच्चे हैं वो इक्वल होते हैं हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम इस कथन को ले कि वे रोते नहीं तो आप देखेंगे कि ये गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। यानी कि आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे जो लोग होते कहते हैं कि लड़के तो रोते ही नहीं है, लड़के तो बहुत ही ज़्यादा
बहादुर होते हैं। तो ये क्या जोड़ा जाता है कि यह पुरुषों से जोड़ा जाता है कि यहाँ पे भी क्या दिखाया जा रहा है, भेदभाव दिखाया जा रहा है कि जो पुरुष होते हैं, जो लड़के होते हैं वो रोते नहीं है, और जो लड़कियां होती है वो बात बात पे रोने लग जाती है। यहाँ पे भी लड़के और लड़कों में भेदभाव को दिखाया जा रहा है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर ये कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं और रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो वे ये विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। तो ये भी क्या हो रही है, एक भेदभाव को दर्शाया है कि लड़के जो है वो बहादुर होते हैं, इसलिए लड़के गिरने पे या उन्हें दर्द होने पे वो रो नहीं सकते, उनका मजाक उड़ाया जाएगा। वहीं एक लड़की की बात करें, जो लड़की होती है वो कमजोर होती है, वो बात बात पे रोने लग जाती है। ये सारी चीजें हमें कौन सिखाता है, हमारा परिवेश, हमारा समाज सिखाता है। इस प्रकार की जो सोच है इसमें भी बदलाव होना चाहिए कि लड़के और लड़के को दोनों को बराबरी का अवसर देना चाहिए। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वे अपने आप को रोक लेता है। लड़का ये मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे। यहाँ पे भी क्या हो रही है, पहले से ही धारणा बना दी गई है कि जो लड़के होते हैं वो बहुत ही बलशाली होते हैं, बहुत बहादुर होते हैं, लड़कों को रोना नहीं चाहिए, और जो रोने का काम है वो सिर्फ लड़कियों का, महिलाओं का है। तो यहाँ पे भी एक गलत धारणा बना ली गई है ना, तो ये नेगेटिव थिंकिंग होती है हमारी, जबकि दोनों में सिमिलैरिटी होती है। अब जब जिसका जैसा मन होगा, गुस्सा आएगा, दर्द होगा, तो व्यक्ति जो है अपने जो इमोशंस होते हैं अंदर के, उसे तो बयां करेगा ही। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसलिए वे दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। हम लगातार ये सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़के और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं, यानी कि हमारे जो समाज है वही, जो सारी चीजें वही हमें सिखाता है, हमारा परिवेश, हमारा समाज सिखाते हैं कि लड़के इस प्रकार से होते हैं, लड़कियां इस प्रकार से होती है, और जो लड़के और लड़कियों को व्यवहार करना चाहिए वो उनके अनुरूप करना चाहिए। तो ये क्या हो गई, एक पहले से धारणा बना ली गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। यानी कि हमने किसी के बारे में कोई धारणा बना ली और उसे वही मानते हैं, वो क्या होता है, हमारा रूढ़िबद्ध धारणा होती है। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। यानी कि कई बार हम देखते हैं ना कि जैसे हमने किसी व्यक्ति को देखा तो हम अपने माइंड में पहले से सेट कर लेते हैं ये तो कंजूस होगा, ये अपराधी होगा, ये बेवकूफ होगा। तो इस प्रकार से हम पहले से जो अपने मन में धारणा बना लेते हैं कि ये इस प्रकार का व्यक्ति होगा या इस प्रकार से इसकी सोच होगी। तो ये हमारी क्या कहलाता है, रूढ़िबद्ध धारणाएं कहलाती है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है, यानी कि गलत है। अब सभी के बारे में हम लोग सोचे कि ये कंजूस होता है, बेवकूफ़ होता है, अपराधी होता है या ये चोरी करता है, तो ये क्या है, मतलब सभी के बारे में इस प्रकार की जो राय, नकारात्मक सोच, ये हमें नहीं बनानी चाहिए। शायद वो जो इंसान है वो ऐसा ना हो, ना कंजूस हो, ना अपराधी हो, ना बेवकूफ़ हो। तो इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति को जब तक हम उसे ना जान ले तो हमें इस प्रकार की जो सोच है इससे बचना चाहिए। किसी के बारे में भी हमें गलत थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाया जा रहा है, क्योंकि सभी व्यक्ति होते हैं वो अपनी अलग सोच के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। तो सभी में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, सभी अपने अनुसार ही अपने कार्य करते हैं। और दूसरे की जो कैपेबिलिटी होती है, जो एबिलिटी होती है, जो क्षमताएं होती है, वो भी दूसरों से अलग होती है। कुछ अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, कुछ व्यक्ति
अगर पढ़ाई में अच्छे है तो वो दूसरा वाला जो व्यक्ति होगा वो पढ़ाई में अच्छे नहीं होगा, वो अन्य चीज़ों में बेहतर होगा। तो ये क्या होती है, हमारी भिन्नता को दर्शाती है। और भिन्नता का जो हम पार्ट पढ़ते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता का जो हम डिस्कस करते हैं, ये साइकोलॉजी का भी पार्ट है हमारा। तो ये कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट है वो एक दूसरे को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं कि सभी व्यक्ति में अपने कुछ खास गुण भी होते हैं और अवगुण भी होते हैं। किसी में कुछ कार्य करने की क्षमता होती है, किसी में कुछ कार्य करने की क्षमता होती है। इसलिए कभी भी व्यक्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कंपेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी के गुण अलग अलग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे भी क्या बताई जा रही है, व्यक्तिगत भिन्नता बताई जा रही है कि जो लड़कियां होती है वो हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती, बल्कि आज की बात करें महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर चीज में आगे हैं और अव्वल है। अगर महिलाओं को सारी चीजें प्रशिक्षित किया जाए, उन्हें उस प्रकार अपॉर्चुनिटी दी जाए, उस प्रकार से चीजें सीखने को दी जाए तो महिलाएं भी हर क्षेत्र में अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। आगे बढ़ते, इन धारणाओं का असर सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती है जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। यानी कि कभी कभी इस प्रकार की जो नेगेटिव थिंकिंग होती है, अगर हमें उस कार्य करने की जो काबिलियत होती है, हमें रोक देती है, क्योंकि लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव तरीके से सोचते हैं कि तुम तो नहीं कर पाओगे ये कार्य। ये क्या दर्शा रहा है, ये सारी चीजें हमारे भेदभाव को दर्शाई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ मुसलमानों के बारे में ये आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते, जबकि अध्ययन ये दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी की वजह से ही वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते या स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं। जहाँ पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुँचाने के प्रयास किए गए हैं, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल प्राय घर के पास है। सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है। उनमें 60% से ज्यादा महिला शिक्षक है। इन सभी कारकों या फैक्टरों ने बहुत सारे गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिनमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल हैं। दूसरे राज्य में जहां ऐसे प्रयास नहीं किए गए, वहां गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, चाहे वे मुसलमान हो या जनजातीय हो या अनुसूचित जाति के हो। जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों की स्कूल से गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं बल्कि गरीबी होती है। बिल्कुल देखिए, इसमें वही चीज बताई गई है कि यहाँ पे भी क्या होती है, एक धारणा बनी कि जो मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति होते हैं वो अपनी लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाते, जबकि ये क्या होती है, ये गलत धारणा है। आजकल हम देखेंगे कि किस भी धर्म जाति के लोग वो अपने बच्चों को आगे से आगे एजुकेशन देने में अपने महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। कई किसी के पास जैसे संसाधन अगर ज्यादा उपलब्ध हो जाते तो बच्चा आगे बढ़ जाता है, किसी के पास संसाधन नहीं उपलब्ध होते हैं गरीबी के कारण, तो वो बच्चा अशिक्षित हो रहता है। जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस करते हैं कि 2 व्यक्ति थे, एक समीर 1 था, एक समीर 2 था। समीर 2 वाला जो व्यक्ति था वो क्या करता था, अखबार बेचता था, और समीर 1 जो व्यक्ति था वो मतलब पढ़ा लिखा था। वो क्यों पढ़ा लिखा था, क्योंकि उसे उसके परिवेश, उसके परिवार के सपोर्ट से उसे पढ़ाई लिखाई करवाई गई, प्रॉपर संसाधन, प्रॉपर रिसोर्सेज उपलब्ध करवाए गए, इसलिए वो बच्चा अच्छे से पढ़ लिख पाया। और वहीं समीर 2 की बात करें जो अखबार बेचता था, वो अपनी गरीबी के कारण उसे जो संसाधन थे वो उपलब्ध नहीं हो पाए, तो जिस कारण वो पढ़ लिख नहीं सका और छोटी सी उम्र में ही अखबार बेचने लगा। तो गरीबी और अमीरी जो होती है वो हमारी विविधता की निशानी नहीं होती है। मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि ये क्या होती है कि ये हमारे संसाधन के ऊपर डिपेंड होती है कि किसी को वो अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो बच्चा बेहतर कर लेता है, और किसी को अगर वो अपॉर्चुनिटी या संसाधन नहीं उपलब्ध होते तो वो बच्चा पिछड़ा हुआ रहता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। असमानता एवं भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों यानी एक्टिविटी में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। अब देखिए, भेदभाव आप ऐसे समझिए कि अगर हम लोगों ने हिस्ट्री में भी डिस्कस किया था कि पहले जो महिलाएं होती थी और जो दलित और जो निचली
जाति के व्यक्ति होते थे जो उनके साथ भेदभाव किया जाता था। भेदभाव कौन करता था? जो अपने आप को जो शासक कहते थे, जो अपने आप को क्षत्रिय कहते थे, जो ब्राह्मण जो जाति के लोग होते थे, वो निचली जातियों के व्यक्तियों के साथ भेदभाव करते थे। उन्हें ना ही उन्हें एक ही गांव में रहने दिया जाता था, ना ही उन्हें मंदिर में प्रवेश करने दिया जाता था, ना ही उन्हें वेद पढ़ने की या पढ़ने लिखने की सुविधा दे दी जाती थी। तो ये सारे क्या है? हमारे भेदभाव के निशानी है। ये हिस्ट्री में भी हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे भी उस टाइम में भी भेदभाव होता था। महिलाओं के साथ बहुत सारा भेदभाव होता था। उन्हें वेद पढ़ने की आजादी नहीं थी, पढ़ने लिखने की आजादी नहीं थी महिलाओं को। तो ये हमारे भेदभाव की निशानी होती है। आगे बढ़ते हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पार्ट में समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। बिल्कुल, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस ही किया था। उदाहरण के लिए उनका जो धर्म था वो भी अलग है। ये विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं, यानी कि अपने से नीचे का मानते हैं। मगर जब हमने देखा था कि दोनों जो समीर थे वो एक हिंदू धर्म से बिलोंग करता था और एक मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता, मगर दोनों में इतनी जिज्ञासा थी और दोनों में इतना ज्यादा प्यार था कि दोनों बिना एक दूसरे के धर्म के भी अपनी दोस्ती और एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। आगे बढ़ते, दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर 2 गरीब विविधता का पहलू नहीं है, ये तो असमानता है। बिल्कुल, मगर अमीरी और जो गरीबी होती है वो हमारे विविधता के पहलू नहीं होते। हम लोगों ने डिस्कस ही किया था, ये क्या होते हैं? हमारी असमानता होती है कि किसी को संसाधन ज्यादा उपलब्ध हो जाते हैं, किसी को संसाधन कम उपलब्ध होते हैं। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। बिल्कुल, कुछ लोगों जो गरीब होते हैं उनके पास प्रॉपर साधन नहीं होते, उनके पास पैसे नहीं होते, वो अपनी जो बेसिक नीड होती है, अपनी बेसिक नीड को ही फुलफिल नहीं कर पाते। तो बच्चों की जो एजुकेशन है, वो बच्चों को एजुकेशन कहाँ से दे पाएंगे? जब तक किसी भी व्यक्ति हो गया, जब तक उसकी बेसिक नीड अगर पूरी हो जाती है तो उसके बाद ही वो अगली जो नीड होती है उसकी तरफ आगे बढ़ता है। अगर जो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है तो उसकी बेसिक नीड ही पूरी नहीं होती, तो जो अपनी एजुकेशन है, सेकेंडरी लेवल की जो नीड है, उसे कहाँ से फुलफिल करेगा? तो ये भी क्या है? हमारे एक भेदभाव की निशानी को दर्शाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब है और उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के साधन नहीं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। बिल्कुल, जैसे कि हमने हिस्ट्री में डिस्कस किया था कि जो दलित वर्ग के लोग होते थे उनके साथ जो ब्राह्मण और शासक वर्ग होते थे वो क्या करते थे? भेदभाव करते थे। उन्हें पानी लेने की छूट नहीं थी, उन्हें मंदिर में आने की अनुमति नहीं थी, उन्हें अछूत मानते थे। तो इस प्रकार की जो गलत धारणा थी वो कहीं ना कहीं हमारे समाज से ही उत्पन्न हुई थी। और अगर हम बात करें कि जैसे उनकी जाति के आधार पर उनसे भेदभाव किया जाता था, और वहीं अगर वो व्यक्ति गरीब हो और अपनी मतलब एजुकेशन वगैरह के ऊपर प्रॉपर उसकी नीड्स पूरी ना हो पाए, ऊपर से वो उसे संसाधन ना मिल पाए, तो इस आधार पर भी समाज में उसके साथ भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। भेदभाव का सामना करने पर अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती एवं बुनाई इत्यादि। कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? लोगों के कार्य बताए जा रहे हैं कि लोग कार्यों के द्वारा अपनी जो जीवन यापन है, जो जीविका है, वो अच्छे ढंग से चला पाते हैं। लेकिन कुछ कामों को दूसरे के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व माना जाता है। बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के जैसे जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है। जो कपड़े धोने वाले होते हैं, जो बाल काटने वाले होते हैं, जो कचरा उठाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके साथ हमारे समाज में जो अपर कास्ट के लोग होते हैं, जो ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, मतलब सब तो नहीं, कुछ लोगों की बात करें तो ऐसी मानसिक धारणा बनी हुई कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, अशिक्षित है, इसलिए वो लोग ऐसा काम करें, उनकी जाति यही है। तो ये भी क्या होता है? हमारे समाज में जो ये जो नकारात्मक भावना इन लोगों के लिए, वो भी हमारे समाज से ही उठती है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उन्हें गंदा और अपवित्र माना जाता है। ये जाति व्यवस्था
का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जाति के आधार पर, कार्य के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा उन्होंने अपने को ऊंची जाति का कहा और उत्कृष्ट कहा। जिन समूहों को इस सीढ़ी के तले में रखा गया यानी कि नीचे रखा गया उन्हें अछूत और अयोग्य कहा गया। तो यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, यहाँ पे भी भेदभाव किया जा रहा है जाति के आधार पर, उच्च जाति और निम्न जाति। चलिए उससे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया या कुचला गया हो। दलित के अनुसार ये शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है, यानी कि जो दलित वर्ग के लोग थे उन्हें भी क्या माना जाता था, अछूत माना जाता था। और समाज में जो उच्च जाति के लोग थे वो निचली जाति यानी कि दलित वर्ग के लोगों को दबाते थे। हर चीज में उन्हें मंदिर में आने जाने की छूट नहीं थी और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें अछूत माना जाता था। इस प्रकार की जो नेगेटिविटी सोच थी ये भेदभाव को दर्शाती थी। तो इसलिए सरकार ने इस पे अपना कदम उठाया और उन सारी जो व्यक्ति थे दलित वर्ग के उन्हें किस कैटेगरी में रखा, उन्हें अनुसूचित जाति के अंतर्गत रखा ताकि वो भी मुख्य धारा से जुड़ सके और अपनी जो बेसिक नीड है, बेसिक जरूरत है वो भी अन्य यानी कि अपर कास्ट के लोगों के अकॉर्डिंग अपने आप को रख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाति के आधार पर कक्षा में किसी बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग बैठना भेदभाव का एक रूप है। तो ये क्या दर्शाया जा रहा है, ये भेदभाव को दर्शाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कई काम करने की इजाजत नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाजत थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाजत नहीं थी। यानी कि भेदभाव किया जाता, ना ही पानी लेने दिया जाता था, ना ही उन्हें मंदिरों में घुसने की आज़ादी थी। वो मंदिरों में भी नहीं जा सकते थे। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते। तो ये भी क्या दर्शाया जा रहा है, ये भेदभाव को दर्शाया जा रहा है। सारा ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल थे उससे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा। अगले पृष्ठ पर हम ये देखेंगे कि कैसे भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा था। ये भाग हमें ये समझने में मदद करेगा कि कैसे जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हुए हैं। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। ये अनुभव उनके 1901 में हुआ था जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। चलिए उससे पहले हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से लेकर 1956 तक इनका समय रहा था। को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था। आपको याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म था वो महार जाति में हुआ था, जो अछूत मानी जाती, जो क्या मानी जाती थी, समाज में अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे। महार लोग कैसे होते थे, गरीब होते थे। उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाजत भी नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान, सबको बराबरी का दर्जा दिया जा सके। निगाह से देखे जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके कौन से धर्म को अपनाया था, आपको ये भी याद रखना, बौद्ध धर्म को अपनाया था। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ
काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो और ना कि कुछ लोगों की इज्जत हो। तो ये बहुत बड़ा योगदान आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कि उन्होंने सभी को, यानी कि हमारे समाज में ये सब ऊंच नीच, ये जो जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता था, इसके ऊपर उन्होंने लड़ाई करी थी और सभी को समान, यानी कि निचली जाति ऊंची जाति सभी को एक समान रूप से समाज में समझा जाए, उनके साथ निचली जाति वालों के साथ भेदभाव ना हो। तो ये सारी चीजें के ऊपर डॉक्टर भीमराव जी ने कार्य किया था। आगे बढ़ते हैं। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गया। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं, अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को ये लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। हम महार हैं। मुंबई महार यानी कि बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज्यादा दूर नहीं हो तो हम फौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियां चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने काम को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दुगना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ीवानों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कल्पना करके देखिए कि ये कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। ये कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहे, आपको छूने से मना करे और आपको पानी ना पीने दे। ये छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार भी किया। तो ये क्या दर्शाया जा रहा है? ये भेदभाव को दर्शाया जा रहा है। ये हमारे समाज में जो उच्च जाति और नीच जाति के प्रति जो थिंकिंग है, जो मेंटालिटी है, उसे बताया जा रहा है। इस कहानी से ये बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वे उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है। तो क्या होता है कि जो जाति के आधार पर और क्या जो लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है हमारे समाज में, तो कई बार उन्हें वो सम्मान, वो आदर भी समाज के द्वारा नहीं दिया जाता। तो कई एक्टिविटियों में शामिल होने नहीं दिया जाता। तो ये उनको काफी जो इस प्रकार से भेदभाव, ये क्या है, हमारी नकारात्मक सोच को दिखाती है। आगे बढ़ते हैं। समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे
दलितों ने संगठित यानी कि एकजुट होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे उन्हें भी अधिकार मिले ताकि वो भी शिक्षित हो सके। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज यानी कि इंटरेस्ट की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। यानी कि सभी ने अपनी अपनी आज़ादी और जो समाज में उन लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था सभी ने संघर्ष किया कि इस भेदभाव को, इस चीजों को समाज में खत्म किया जाए। 1947 में भारत जब आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्से थे जैसे डॉक्टर अंबेडकर जी। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। यानी कि भारत में सभी वर्ग के लोगों को, सभी लोगों को इक्वालिटी दी जाए या समानता दी जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। यानी कि उसी के अकॉर्डिंग सभी व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है, जो भी उनके मौलिक अधिकार है, और सभी को समान अवसर प्राप्त है, सभी को शिक्षित होने का अधिकार प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और यानी कि जो छुआछूत होती है उसे कैसे देखा जाता है? अपराध के रूप में देखा जाता है, उस व्यक्ति को अपराधी के रूप में देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आजाद है। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई है। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वे गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदाय को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा भी ये जो भेदभाव किया जा रहा था लोगों के साथ, इसे खत्म करने के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह बनाए गए और कदम उठाए गए ताकि जो गरीब है उन्हें भी मुख्य धारा से जो अलग है उन्हें भी सारी जो चीजें हैं, जो सुविधा है वो भी उन्हें प्राप्त होनी चाहिए ताकि वो भी समाज में सभी वर्ग के साथ अपने आप को स्थापित कर पाए, जोड़ पाए। आगे बढ़ते हम लोग। संविधान के लेखकों ने ये भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने ये महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार और अपने काम को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। यानी कि लोगों ने क्या मांगा? अपने धर्म के आधार पर, अपनी भाषा के आधार पर अपने त्योहार को वो सेलिब्रेट कर पाए समाज में, अपनी जो आज़ादी, उन्हें बोलने का अधिकार दिया जाए। तो सभी का उन्हें अधिकार पाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया और उन्होंने मांग की कि उन्हें भी समाज में आज़ादी दी जाए हर चीज़ के लिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। यानी कि सभी जो लोगों हैं, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले, उनके अकॉर्डिंग उनकी जो लैंग्वेज है वो उसे बोलने का अधिकार दिया जाए। और सभी के धर्म अलग अलग होते हैं तो सभी को अपने धर्म के अकॉर्डिंग जो फेस्टिवल है उसे सेलिब्रेट करने दिया जाए समाज में। सभी को अपने त्योहार बनाने के लिए दिया जाए। यानी कि किसी भी एक चीज के ऊपर बाध्य नहीं होना चाहिए, उन पे प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इक्वल अधिकार देगी, बराबर का दर्जा देगी, बराबरी का दर्जा देगी। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसलिए भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष क्यों है? क्योंकि भारत में सभी धर्मों को समान अधिकार दिए गए हैं। जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं, इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। तो इसलिए भारत क्या है? विविधता वाला देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए
जाने वाले कदम जरूरी है। यानी कि सबसे पहले क्या है, इन सारी चीज़ों में परिवर्तन के लिए हम जो गवर्नमेंट है उन्हें कदम उठाना जरूरी है, ताकि ये जो भेदभाव जैसी असमानता जैसी जो धारणा है लोगों के मन में, जो समाज में होती है अन्य लोगों के साथ, उसे कम किया जा सके, उसे रोका जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान का पहला पृष्ठ, यानी कि ये संविधान का पहला पेज दिया गया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया, जिसमें बताया गया कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा है और समान अवसर प्राप्त है। और जब तक हमारा जो समाज है वो इस चीज को नहीं मानता, या समाज में इस चीज को नहीं लागू किया जाता, या समाज के लोग इस चीज को नहीं अपनाते, तो ये जो बातें हैं ये किताबों तक सिमट कर रह जाती है। इसलिए कोई भी चीज़ बदलाव करना है तो समाज में उस चीज़ को समझना, समाज के लोगों में परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी होता है। जब समाज में परिवर्तन होगा ये भेदभाव जैसी अछूत की जो भावना है ये सब वो मिट सकेगी। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था क्लास 6 की पॉलिटी का, वो पूरा फिनिश हो गया। आई होप कि गाइज आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।